आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी छोटा उदयपुर में 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारत मंडपम में होगा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। पीएम मोदी छात्रों से करेंगे संवाद। 12 देशों के स्टूडेंट्स भी होंगे शामिल। राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राफेल विमान मामले में पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन। पीएम मोदी का अपमान भी किया गया। जुटे प्रदर्शनकारी। एमपी में बीजेपी के 39 नामों की दूसरी सूची जारी। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को दिया गया टिकट। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे चुनाव। कल से एमपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। सपा एमपी राजस्थान में गठबंधन के तहत मांग रही सीटें। रीवा के सिरमौर में करेंगे चुनावी जनसभा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहना है वो भी सुनाता है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है, यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉड कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों, संकल्प लेकर के चल पड़े। देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से युवाओं को बधाई दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को करोड़ों की सौगात सौंपेंगे। प्रधानमंत्री और छोटा उदयपुर में देंगे 5,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। तो गुजरात को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और छोटा उदयपुर पे देंगे 5,000 करोड़ की सौगात। तो छोटा उदयपुर में देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुजरात को करोड़ों की सौगात देंगे। तो करोड़ों की सौगात गुजरात को देंगे प्रधानमंत्री। छोटा उदयपुर में पहुंचेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गुजरात को करोड़ों की सौगात सौंपेंगे। छोटा उदयपुर में 5,000 करोड़ की सौगात देंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या पूरी जानकारी है? और बताया जा रहा है कि इस दौरान बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री की ओर से दी जा सकती हैं। तो बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जो है लगभग 10 बजे के आसपास गुजरात के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनका 2-4 मीटिंग है, जो अपने नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और फिर उसके बाद शाम को गुजरात एविएशन में उनकी एक बैठक होनी है, जिसमें महिला जो मंत्री है या ये कहे कार्यकर्ता है, उनसे विशेष तौर पर प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे मिलेंगे और उनका धन्यवाद देंगे। और मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण को लेकर ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को जो है धन्यवाद देंगी और 6 बजे जब ये मीटिंग शुरू होगी तो उसमें बताया जा रहा है कि विशेष तौर पर महिलाओं को निमंत्रण दिया गया है। महिला कार्यकर्ता होंगी, महिलाएं मंत्री होंगी, या ये बात करें कि जितने भी विशेष तौर पर महिलाएं, उनको निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में। और उसके बाद कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है छोटा उदयपुर पहुंचेंगे। वहां पर लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो है शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं शिलान्यास रखेंगे। उनको जो है उनको शिलान्यास रखकर उनको वहां पर दिया जाएगा। गुजरात को ये एक बड़ी सौगात बताई जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो पहले से तय हो चुका है। जी बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जो शेड्यूल उनका रहने वाला है वो भी आपने बताया, 2 दिनों का ये दौरा है। लेकिन इस दौरे से कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि गुजरात कई बार जब प्रधानमंत्री जाते हैं उस दौरान बड़ी सौगातें भी गुजरात वासियों को सौंपते हैं। ऐसे में इस दौरान भी क्या कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का जुड़ाव या ये कहें लगाव शुरुआत से जो है गुजरात में रहा है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनका जो स्नेह या प्यार है गुजरात के लिए विशेष तौर पर रहता है। मैं आपको बता दूं, जब भी वो गुजरात जाते हैं तो अपनी पुरानी यादों को जरूर ताजा करते हैं। कई बार देखा गया है कि वो अपने जिस घर में रहते थे उस घर में जरूर जाते हैं। इसके अलावा जिस तरीके की वो ये योजनाएं दे रहे हैं, शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं दे रहे हैं, वो गुजरात को एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। और लगभग 5200 करोड़ का जो है ये योजना बताई जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष तौर पर मैं कहूंगा इस दौरे का जो है पहल रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये योजना शिलान्यास रखा जाएगा तो आने वाले समय में गुजरात में विशेष तौर पर छोटा उदयपुर की बात करें तो वहां पर ये जो योजना है वहां के निवासियों को, वहां के लोगों को कई प्रकार की सुविधा के साथ साथ शिक्षा को अच्छी उच्च शिक्षा देने का काम करते हुए जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल, अहम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा है और इस दौरे के दौरान बड़ी सौगातें गुजरात वासियों को सौंपते नजर आएंगे। 2 दिनों को गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय गुजरात का दौरा है प्रधानमंत्री का, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इस दौरान बड़ी सौगातें उनकी ओर से दी जा सकती हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। 2024 की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हर जिले में महिला प्रभारी को भी नियुक्त किया गया है। विभिन्न जिलों में महिला प्रभारी बनाई गई हैं। महिला विंग को भी 2024 के लिए सक्रिय किया गया। 41 महिलाओं को 75 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 41 महिलाओं को 75 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, विभिन्न जिलों में महिला प्रभारी भी बनाई गई हैं। महिला विंग को 2024 के लिए सक्रिय भी कर दिया गया है। तो महिला विंग को 2024 के लिए सक्रिय भी कर दिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अरमान आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अरमान, 41 महिलाओं को 75 जिलों की अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, महिलाओं को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली है, दोनों ही सदनों में से पास कराया गया, वहीं दूसरी ओर अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी जो महिलाएं हैं उनको अब जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया है। 24 की तैयारी में महिलाओं के हाथों में भी इस बार बड़ी बागडोर जो है वो सौंपी है समाजवादी पार्टी ने। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी तमाम 2024 को लेकर तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, तमाम रणनीतियां बना रही है। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब जो समाजवादी पार्टी महिला विंग है उसको एक्टिव किया है। उसके 41 मेंबर ऐसे हैं जो 75 जिलों में जाएंगे। 75 जिलों में जाके जो भाजपा की जो विफलता है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से भाजपा की नाकामी है वो गिनाएंगे। तो कहीं ना कहीं और आपको एक बात और बता दें, जहां पे एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा कर रही है, वहीं पे ये समाजवादी का इस टाइम पे महिला विंग एक्टिव करना और ये कार्ड खेलना। बिल्कुल अरमान, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें ठीक से, तो अरमान की आवाज़ नहीं मिल रही है। फिलहाल यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, अलग अलग जिलों में यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें जहाँ पर विभिन्न जिलों में महिला प्रभारी बनाई गई हैं। अरमान के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरमान, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें तो जिस हिसाब से सपा अब महिलाओं को एक्टिव की है, तो कहीं ना कहीं ये महिला जो है वो पूरे प्रदेश में जो 75 जिले प्रदेश में 75 जिले हैं उनमें जाएंगी, तमाम लोगों से मिलेंगी, जो यहाँ तक कि जो बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है उनसे भी मिलेंगी, जो बेसिक जो वोटर है सपा का उनसे मिलेंगी, उनको मजबूत करेंगी। और जो कमी रह गई थी पिछले चुनाव में, जिसके वजह से सपा को हार का जो शिकस्त मिली थी, उस पे भी चर्चा होगी। उन सारे मुद्दों को देखते हुए ये महिला विंग को एक्टिव किया गया है, जो 75 जिलों में जाएंगे और तमाम जो भाजपा की विफलता है उनको गिनाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरमान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी भी जुड़ चुकी है और समाजवादी पार्टी ने महिला विंग को तैयार कर लिया है। विभिन्न जिलों में महिला प्रभारी भी बनाई गई हैं। अब इन सब की ओर से यहाँ पर अहम कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, विभिन्न जिलों में महिला प्रभारी बनाई गई हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कल से एमपी में चुनाव प्रचार अभियान अखिलेश यादव भी करेंगे शुरुआत। अखिलेश यादव की शुरुआत होगी सपा एमपी राजस्थान में गठबंधन के तहत। अखिलेश यादव शुरुआत करेंगे, तो अखिलेश यादव की ओर से शुरुआत किए जाने की बात। और समाजवादी पार्टी की ओर से अहम कदम उठाया गया है। एमपी में भी चुनाव प्रचार अभियान को समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज किया जाएगा। तो चुनाव प्रचार अभियान को समाजवादी पार्टी की तरफ से एमपी में भी तेज किए जाने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, तो अखिलेश यादव शुरुआत करेंगे, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। सपा एमपी राजस्थान में गठबंधन के तहत सीटें मांग रही है।
रीवा के सिरमौर में चुनावी जनसभा करते नजर आएंगे। तो रीवा के सिरमौर में चुनावी जनसभा होगी और कल से एमपी में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव की ओर से शुरुआत की जाएगी। सपा एमपी राजस्थान में गठबंधन के तहत सीटें मांग रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और कल से एमपी में चुनाव प्रचार अभियान की बात सामने आई है। तो कल से चुनाव प्रचार अभियान अखिलेश यादव शुरुआत करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कल से शुरुआत और अखिलेश यादव की ओर से यह अहम कदम उठाया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सपा एमपी राजस्थान में गठबंधन के तहत सीटें मांग रही है। अगली खबर मंडला से आपको हम बताते हैं। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई। दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी के सांसद मैदान में हैं। तो 7 बीजेपी के सांसद मैदान में नजर आ रहे हैं और दूसरी सूची सामने आ चुकी है। 39 नाम हैं। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई है। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 39 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। तो 39 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंडला से खबर, एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी सूची जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी सांसद मैदान में हैं। तो 7 बीजेपी सांसदों के मैदान में होने की बात। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी के सांसद मैदान में हैं। तो 7 बीजेपी के सांसद मैदान में। और इसी खबर पर सुनील मालवीय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, 39 उम्मीदवारों के नाम एमपी बीजेपी की दूसरी सूची में जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिला है और इस सूची के जारी होने के बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ये जो सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की एक सूची, इस सूची को अहम माना जा रहा है क्योंकि इस सूची में जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, इन लोगों को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। इस कड़ी को जो एक कड़ी हुई, जो ये प्रत्याशियों की सूची जो जारी की गई है, इस सूची को जो देखते हुए चुनावी जो माहौल है उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और कांग्रेस का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में, विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। और बीजेपी की बात किया तो बीजेपी की जो रणनीति, बीजेपी इस चुनाव से 2024 की रणनीति तय कर रही है। जी, यानी चुनाव से रणनीति जो है वो तय की जाने की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है। लेकिन सुनील, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है या किसी भी समीकरण को खराब नहीं करना चाहती है बीजेपी। इसी के चलते यहाँ पर बड़े नामों को जगह दी गई है। अगर स्थानीय समीकरणों की बात करें तो क्या कुछ कह रहे हैं इस सूची के हिसाब से? क्या लगता है कि अगर समीकरण बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे?
जी बिल्कुल, बीजेपी की जो ये प्रत्याशियों की जो सूची जारी की समीकरण से तय होता है, क्योंकि जो चंबल क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, तो कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र में जो है नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव देखा जा सकता था। प्रभाव को देखते हुए ही उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया। फिर आदिवासी एक चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री है, उनको भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया गया, और फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी प्रत्याशी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चेहरे हैं, जो समीकरण है, कहीं ना कहीं ठाकुरवाद को संभालेंगे, तो जो ओबीसी का चेहरा है प्रहलाद पटेल, वो ओबीसी वर्ग को साधेंगे, और कहीं ना कहीं जो फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी वर्गों को साधने की तैयारी करेगा। तो जो समीकरण है जातिवाद समीकरण, और सभी समाजों को साधने के लिए जो बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। और कांग्रेस का भी आरोप है कि बीजेपी को अभी से ही हार का डर सता रहा है, इसलिए इतनी जल्दी इन लोगों ने ये इतने बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री है, इनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर सभी समीकरणों को साधते हुए सूची तैयार की गई है। शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दूसरी सूची एमपी बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है, और ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर दूसरी सूची में नाम सामने आ चुके हैं, 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, एमपी बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई है। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर भी मंडला से ही आपको हम बताते हैं। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी, और इस लिस्ट को कांग्रेस ने झूठा दांव बताया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया, एमपी में हार स्वीकार कर चुकी है भाजपा, उम्मीद का आखिरी झूठा दांव आज खेला गया है। एमपी की जनता तैयार है, भाजपा पर पलटवार होगा। तो देखिए, सूची एक तरफ जारी हुई, अभी हमने आपको बताया बीजेपी की ओर से सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, लेकिन अब सूची पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। और साफ तौर पर यहाँ पर कमलनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। कमलनाथ ने कहा कि आखिरी झूठा दांव है जो बीजेपी की ओर से खेला गया है, और जनता पलटवार के लिए तैयार है। अब जनता की ओर से जवाब दिया जाएगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ये झूठा दांव बीजेपी की ओर से खेला जा रहा है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इस दांव को लेकर अहम बातें कही गई हैं, और इस सूची को लेकर अब हमला यहां पर पार्टी की ओर से बोला गया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से ट्वीट कर ये अहम बातें कही गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर एटा से 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर संदिग्ध मौत हो गई है। 10वीं के छात्र की परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। कल सुबह 10 बजे घर के लिए निकला था, और 10 बजे घर से निकला था छात्र मुकेश कुमार के पेपर चल रहे थे। पेपर को लेकर परिजनों की ओर से प्रेशर बनाने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। अब हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर संशय बरकरार है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का पता लग सकेगा। तो पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह का पता लग सकेगा। अभी छात्र मुकेश कुमार के पेपर चल रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। पेपर को लेकर परिजनों की ओर से प्रेशर बनाने की आशंका की बात सामने आई है, और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है।
फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 10 बजे अपने घर के लिए निकला था युवक। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर WHO की ओर से आगाह किया गया है एक बड़ी बीमारी को लेकर और एक महामारी को लेकर बताया गया है WHO की ओर से, जिसमें ये बात कही गई कि ये महामारी जिसका नाम डिसीज एक्स होगा, ये कोविड से 7 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैल सकती है और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर, ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ का ये बयान सामने आया है। अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और WHO ने इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिसीज एक्स का नाम दिया है। तो डिसीज एक्स का नाम दिया गया है। ये महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। WHO ने बिल्कुल साफ कर दिया है और अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। WHO ने इस एंटीसिपेटेड डिसीज को डिसीज एक्स नाम दिया है और ये महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और यहाँ पर साफ तौर पर WHO की ओर से ये बात सामने आई है। WHO ने इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिसीज एक्स नाम दिया है और इसके कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक होने की बात भी कही गई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी, अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान भी ले सकती है, ये अहम बातें कही गई हैं। पर्व त्योहारों से हमारी आस्था, परंपरा और सभ्यता, संस्कृति जुड़ी होती है। इससे जीवन में प्रेम, खुशियां, उमंग, उल्लास और उत्साह आता है और ऐसे में पर्व त्योहारों के जश्न से भला कोई अलग कैसे रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी आज रांची महिला कॉलेज स्थित आदिवासी तो यह हम खबर आपको हम बता दें। 10 रुपए की रसीद पर 1000 की वसूली की बात सामने आई है। लखीमपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। समाज सेवी कर रहे अज्ञात शवों का दाह संस्कार। रामघाट अंत्योष्ठि स्थल के कर्मचारी वसूली करते हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में मानवता शर्मसार हुई है, तो
तो लखीमपुर खीरी में मानवता शर्मसार हुई। अंत्योदय स्थल पर अवैध वसूली की बातें सामने आई है। समाजसेवी अज्ञात शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। ₹10 की रसीद पर 1000 की वसूली किए जाने की बात सामने आई है। समाज शर्मसार हुई है। अंत्योदय स्थल पर अवैध वसूली की खबरें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो अंत्योदय स्थल पर किस तरीके से अवैध वसूली की जा रही थी हमने आपको बताया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन रांची महिला कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होकर लोगों के साथ खुशियां बांटने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर अखरा में करमडाल की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास और सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध और गौरवशाली रही है। ऐसा कैसे हुआ? बाकी भाइयों की तरह खुशहाल हो जाए, मिले और अच्छे भगवान को चढ़ाए। त्योहार है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करते आ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। देकर सम्मानित कर और हमारी जगह छोड़ते किनारे हो जाए, कृपया आप थोड़ा सा किनारे हो। आप अच्छा आप लीजिए सेल्फी। अरे नींद आती है क्या? तो नंगा और कर्मा और किसी को नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आई तब आधी रात को अपने पत्नी के साथ विचार किया तो देखता है कि जितना उन्होंने खड़ा था वो तो फिर से लगा हुआ है, वो फिर से लगा होगा। दोनों पत्नी डर करके उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, सारा दान लगा हुआ है तो ऐसा कैसे हुआ? बाकी भाइयों की तरह खुशहाल हो जाए, मिले और अच्छे भगवान को चढ़ाए। त्योहार है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करते आ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। देकर सम्मानित कर और हमारी जगह छोड़ते किनारे हो जाए, कृपया आप थोड़ा सा किनारे हो। आप अच्छा आप तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यहाँ बातें कही गई हैं और तीज त्योहारों के मौके पर वो जनता के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने भी इन तीज त्योहारों को मनाया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा महासमुंद बाग बाहरा से चलकर पिथौरा नगर पहुंची है, जहां पर शंकर अग्रवाल के नेतृत्व में पिथौरा नगर के प्रवेश द्वार पर ही हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल में सवार होकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। परिवर्तन यात्रा के नगर पहुंचने पर पिथौरा खेल मैदान के पूर्व ही 10,000 से भी अधिक भाजपा के समर्थकों का जनसैलाब देखने को मिला है। लगातार आम जनता का, पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि लोग स्वतः स्फूर्त ही इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सभी ने मन बना लिया है कि जो ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है,
ये जो विकासहीन सरकार है, ये भ्रष्टाचारी है, ये कोयला खनन, रेत खनन और भ्रष्टाचार में जो लिप्त सरकार है, इससे ऊब गए हैं। खासकर महिलाओं के लिए जो शराबबंदी का इसने वादा किया था और महिलाओं को जो छला है, ये इसके लिए तो इस सरकार को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। परिवर्तन यात्रा को, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? पौने 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने सरकार चलाई है, इन पौने 5 सालों में जिस बड़े बड़े वायदे को करके भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार दुर्ग पुलिस के द्वारा आगामी गणेश पर्व और त्योहार सीजन को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधा के लिए दुर्ग पुलिस की टीम के द्वारा मोहन नगर, कोतवाली थाना, पुलगांव, पद्मनाथपुर के क्षेत्र का भ्रमण कर आम जनता को पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ व्यापारियों को सही जगह पर वाहन पार्किंग की समझाई दी गई है, जिससे यातायात सुविधा सुचारू रूप से चल सके। और नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में दुर्ग शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया है। आने वाले समय में आम नागरिकों के साथ त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। आगामी त्योहारों के सीज़न को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि आसपास के इलाकों में जितने भी गुंडे बदमाश रहते हैं या आसपास में जितने भी अड्डेबाजी होती है, उन जगहों पर चेक करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में हमारे सब डिवीज़न के सभी थानेदारों द्वारा मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला गया था और उन जगहों पर दबिश दी गई थी जहाँ पे अपराधी तत्वों के लड़के घूमते फिरते रहते हैं या फिर इलीगल गतिविधियाँ करते रहते हैं। एनएमडीसी चेकपोस्ट बचेली में ग्रामीण बैठे धरने पर सुबह 4 बजे से एनएमडीसी के पोस्ट पर माइन साइंस में ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से एनएमडीसी का उत्पादन ठप पड़ गया। तीनों पाली के कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो एनएमडीसी के एक दिन में ही करोड़ों का नुकसान हो गया। एनएमडीसी के द्वारा ग्रामीणों को बहुत बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहे। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस जवान और सीआईएसएफ के जवान मौजूद। इससे पहले भी क्षेत्र के लोगों ने इस जन सुनवाई के विरोध में करीब 20 घंटे का चक्का जाम वहां में कर दिया था। अपोजिट 4 नंबर को लेके इसका ये आंदोलन चल रहा है। इससे पहले बांसी में धरना प्रदर्शन किया गया था, वहाँ 2 दिन का क्या टाइम दिया गया था, लेकिन वहाँ की जो सुनवाई वो नहीं मिली हमको, तो 2 दिन का समय मांगा गया था, नहीं मिला। इसके कारण से आज 9 दिन के बाद फिर बचेली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो डिपॉजिट 4 को लेके जो कंपनी अपने पहाड़ी में मतलब कि खोलना है, उसको हम मतलब कि अपने तरफ से जन सुनवाई को रद्द करना चाहते हैं। मैं अपना जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आई हूँ। अगर हम लोग अभी जमीन तो देंगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए तो दिक्कत होगा ही है ना सर। अगर हम लोग अभी जैसे कि तैसे काम करके भी जी लेंगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए तो दिक्कत तो होगा ही है। इसलिए हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सब गाँव वाले एकजुट होकर विरोध करने के लिए बैठे हैं। हम तो कहते हैं यहाँ कार्यालय खुलना चाहिए बस्तर में। तो फिर विरोध किस चीज का है सर? कि सरकार लेट क्यों कर रही है सर इस पे? सरकार को करना फैसला है ना, वो कर नहीं रही है। हम पे एनएमडीसी की खदान दिया गया है, जो अडानी की जो खदान उसको एमडीओ दिया गया है, उसे निरस्त करने के लिए कितने बार एनएमडीसी को पत्र लिखा है, भारत सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी भी वो उसको निरस्त नहीं कर रहे हैं। एनएमडीसी खुद सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, उसके बाद एमडीओ करने की क्या जरूरत है? वो खुद खोदे। न बस्तर के लोग विरोध कर रहे हैं, न दंतेवाड़ा के लोग विरोध कर रहे हैं, बल्कि अब ये है कि यदि निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसका विरोध बस्तर के लोग कर रहे हैं। अभी नगर नार जो स्टील प्लांट है उसको निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र चला है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम तो विधानसभा में पारित किए। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें मोगा से इस बीच खबर सामने आई है। और मोगा में आपको बता दें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को मानयोग अदालत में पेश कर 6 दिन का रिमांड भी लिया गया।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ कत्ल किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पर आयोजित भाजपा की कार्यकर्ता मीटिंग में रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश और प्रदेश की तरक्की में एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने लगातार कांग्रेस के द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने तो कभी भी इस पर कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा ये नहीं, मुद्दा तो ये है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक पास कैसे हुआ। हम सबको मालूम है अभी संसद विधान मंडलों में जो रिजर्वेशन है वो केवल एससी और एसटी का है। बीसी का रिजर्वेशन कांग्रेस के भी इतने वर्ष थे, किसी भी विधान मंडल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। हरियाणा सरकार ने पहली बार नगर पालिका और पंचायती राज में उस रिजर्वेशन को लेकर आई। शिक्षा में रिजर्वेशन आया था और कुछ नौकरियों में आया, लेकिन ये रिजर्वेशन विधान मंडलों में अभी नहीं है। इसलिए आज के विधान मंडलों में जिस चीज़ को लेकर आना था उसको अभी उसी विधान मंडल की व्यवस्था के हिसाब से लेकर आए। जयराम सदन महेंद्रगढ़ पर जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई है और एक कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर सभी कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प भी अर्पित किए हैं और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। एक गंभीर दार्शनिक और एक गहन चिंतक होने के साथ साथ वो एक ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके साथ महामंत्री थे। एक ऐसा बालक 7 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में पिता चले गए, 7 वर्ष की उम्र में माँ चली गई, 8 वर्ष की उम्र में पंडित चुनीलाल उपाध्याय जो उनके नाना थे पिरानी में धनकिया गांव में रेलवे में स्टेशन मास्टर नौकरी करते थे, वो चले गए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अंबाला छावनी से आपको हम बताते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने सोमवार को प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों पानीपत में 2 डेरों में 3 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया गया और एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। करनाल में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सोनीपत नरसिंह की छात्रा पर गोलियां बरसाई गई। अंबाला में भी टांगरी नदी पर एक शव मिला है जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। इससे पता चलता है कि अपराधियों के हौसले प्रदेश में बुलंद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी प्रेस के मेंबरान का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा वही है जो आज हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अखबारों की जो हम सुर्खियां देख रहे हैं, एक ज्वलंत मुद्दा जो आज हरियाणा में है और वो है बढ़ते हुए अपराध। हरियाणा में हमने 22 तारीख को खबर पढ़ी थी किस तरह से पानीपत के अंदर 2 डेरों के ऊपर बहुत ही जघन्य अपराध 2 गुटों द्वारा करा गया।
24 तारीख को हमारे को खबर आई कि करनाल के अंदर एक व्यापारी के ऊपर गोलियां बरसा दी। इंद्री की अनाज मंडी में आज सरकारी धान की खरीद शुरू हो चुकी है और इंद्री मंडी में 3 एजेंसियां खरीद कर रही हैं। 2 एजेंसियों के इंस्पेक्टर आज खरीद करने के लिए पहुंच रहे हैं। मार्केट कमेटी के सचिव दीपक कुमार का कहना है कि मंडी में सरकारी खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। 3 गेट खुले रहेंगे, जिन पर गेट पास भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक काटे जाएंगे। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर थानेसर अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। धान की सरकारी खरीद को लेकर थानेसर मार्केट कमेटी के सचिव हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि धान की खरीदारी को लेकर अनाज मंडी में पूरी तैयारियां हो गई हैं। किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आगे कहा कि गेट पास, लोडिंग आदि की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। गेट पास वगैरह का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडी भर जाती है तो फिर बाहर ब्रह्म सरोवर की पार्किंग एरिया में जाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है रेवाड़ी से, जहां पर गौरक्षा दल एवं शिवसेना की ओर से विशाल भगवा यात्रा निकाली गई है। रेलवे रोड स्थित लाल मक्खन की धर्मशाला से शुरू हुई भगवा यात्रा प्रमुख बाजारों से होती हुई मॉडल टाउन स्थित शिव चौक पहुंची है, जहां जय श्री राम के जयकारों के साथ यात्रा अलग अलग संगठनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और इस यात्रा से पूरा शहर भगवा में हो गया। दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में साधु संतों और युवाओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर यात्रा का समापन किया है। ये संबी शर्मा के सानिध्य से ये काम हो रहा है, हमारे प्रधान जी। और ये भगवा यात्रा इसलिए निकाली है धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू हमेशा तत्पर खड़ा है और सब हिंदू भाई एक है और अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। तो हम अपने धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हर हिंदू समर्पित है और ये एकता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है ये भगवा यात्रा और आपसी भाईचारे का संदेश है ये भगवा यात्रा। इसलिए ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये जो यात्रा निकाली गई है भगवा यात्रा, इसको हम एक अभिषेक यात्रा भी देंगे। लेकिन आज जो विशेष महत्व है, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म पे लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। हम उसे कब तक सहन करेंगे? इस माध्यम से हम उन सभी को चेतावनी भी देते हैं जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। सनातन धर्म सदियों से था, उसे कितने आए मिटाने के लिए, लेकिन वो खुद मिटते चले गए। तो हम चेतावनी देते हैं कि हिंदू धर्म जब तक शांत है, शांत है। सनातन और हिंदू को कमजोर ना समझे, वरना उन्हीं की जुबान के अंदर उनको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस दिवस के मौके पर रोटरी अंबाला कैंसर और जनरल हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी विभाग में कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला के डीसी डॉक्टर शालीन रोहिला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर विनीत कुमार आनंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर वंशानुगत नहीं होते, ये उनके अपने जीन्स के विकार या म्यूटेशन की वजह से होते हैं। सिविल अस्पताल से आई डॉक्टर नीतू गांधी ने बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सहायता योजना की जानकारी दी है।
आज यहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे हैं उनको लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये बहुत हर्ष की बात है कि ये जानकर पता चला कि बच्चे इस इलाज के बाद एक आम जनजीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह एक बड़े गौरव की बात है और ये बहुत एक हर्ष और उल्लास की बात है। तो मैं डॉक्टर विनीत हूँ जो बच्चों के ब्लड और कैंसर डिसऑर्डर्स यहाँ रोटरी अम्बाला कैंसर हॉस्पिटल में देखता हूँ। सितंबर जो है ये चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, यानी कि हम इसमें लोगों को बताते हैं कि हाँ बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है और बच्चों में कैंसर काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है अगर हम समय रहते ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। लोगों को यह लगता है कि बच्चों में कैंसर नहीं होता, बट ऐसी धारणा गलत है। बच्चों में कैंसर होता है। हमारे पास लास्ट 2 साल में, मैंने यहाँ 2 ईयर्स पहले स्टार्ट किया, हमने करीब 0 से 20 साल तक की उम्र के 45 के बच्चे हमने एनरोल किए हैं। एंड मेरा ट्रीटमेंट लास्ट ईयर मई से स्टार्ट हुआ था एंड दिसंबर में पूरी तरह कंप्लीट हो गया। एंड मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर विनीत ने किया था एंड डॉक्टर एंड स्टाफ दोनों ही बहुत केयरिंग है यहाँ पे। एंड अब मैं अपनी पढ़ाई परस्यू कर रही हूँ, BSc कर रही हूँ एंड आई एम फुल्ली रिकवर्ड। रोटरी हॉस्पिटल बहुत अच्छी सर्विसेज हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।